हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो ये हमारा चैप्टर 1 का लेक्चर 4 है, सॉरी लेक्चर 5 है। इससे पहले हमने लेक्चर 4 कवर किया था। तो लास्ट लेक्चर एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या किया था। तो लास्ट लेक्चर में हमने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था। फिर देन हमने उसके बाद में आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हो गई थी तो हमने पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन पढ़ा था। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में पढ़ा था। देन उसके बाद में हमने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था कि कैसे होता है। ठीक है, आप लोगों ने आई होप वो टॉपिक्स दोबारा एक बार एनसीईआरटी से देख लिए होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। तो ये अब लेक्चर नंबर 5 है जिसमें हम आगे की चीज़ों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन आज का सबसे पहला टॉपिक है, डबल फर्टिलाइजेशन। अब ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एंजियोस्पर्म्स में। एंजियोज में ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है डबल फर्टिलाइजेशन। ये केवल इसमें ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये एक्चुअल में होता क्या है, नाम से ही पता चल रहा है। डबल मीन्स 2 टाइम्स और फर्टिलाइजेशन मीन्स यानी कि फर्टिलाइजेशन मतलब जो भी फर्टिलाइज होना। तो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो 2 बार हो रही है, उसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। 2 बार हो रही है। ठीक है, पढ़ते हैं, देखते हैं आगे इसमें है क्या। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द साइनर्जिड्स, हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि साइनर्जिड्स के थ्रू जो है वो आपका क्या जा रहा था। एग्जैक्टली साइनर्जिड्स के थ्रू वहां पर पोलन ग्रेन्स जा रहे थे जो फिलीफॉर्म एपेरेटस, कुछ याद आ रहा होगा आपको, फिलीफॉर्म एपेरेटस जैसा कुछ था, जिसके जहां पे जाकर के वो इंटरेक्शन करता था और वो उसको गाइड करता था पोलन ट्यूब की ग्रोथ को। ठीक है, तो वहीं पे इन्होंने कहा है कि जब वो एंटर कर गया किसी साइनर्जिड में, द पोलन ट्यूब रिलीजेस द 2 मेल गेमीट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द साइनर्जिड। अब आप कहेंगे सर ये 2 मेल गेमीट कहां से आ गए? जो 2 सेल्ड स्टेज थी, आपको भी पता है, मैंने कल बताया, मैंने पिछली क्लास में आपको ये चीजें बताई हैं कि जो 2 सेल्ड स्टेज थी उसमें आपने एक चीज देखी थी कि वो फर्दर जाके एंटर करने से पहले 3 सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट हो रहा था, जिसमें 2 जेनरेटिव थे और 1 वेजिटेटिव थी। और एक कंडीशन होती थी 3 सेल्ड स्टेज कंडीशन, आपको याद आ रहा होगा, जिसमें पहले से पॉलन रिलीज के टाइम से ही 2 जेनरेटिव सेल होते थे और 1 वेजिटेटिव सेल होती थी। ठीक है, तो यहां पे उन्होंने इसी चीज की बात करी है कि 2 मेल गेमीट्स इन्होंने किसको बोला है? तो 2 मेल गेमीट्स इन्होंने यहां पर 2 जेनरेटिव सेल्स को बोला है। ठीक है, वन ऑफ द मेल गेमीट्स मूव्स टुवर्ड्स द सेल egg cell and fuses with its nucleus, thus completing the syngamy। अब इनमें से कोई एक, अब जैसे हमारे पास में 2 गैमीट्स थे, यानी कि 2 सेल्स थी जनरेटिव सेल्स, उसमें से एक जाकर के एग से फर्टिलाइज कर जाएगा, एक जाकर के एग के साथ में फ्यूज कर जाएगा, उसको इन्होंने क्या बोला? सिनगेमी। ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड सेल तो बन गई ना भाई, वो भी हैप्लॉयड थी, वो भी हैप्लॉयड थी। एग एपेरेटस के पास में अगर आप बात करें तो 2 साइनर्जिड्स होते थे। एक मिनट रुकिए, अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, एग एपेरेटस था, उसमें आपने देखा था कि 2 साइनर्जिड्स हैं और आपका एक एग सेल है। ठीक है, इस एग सेल, ये एग सेल हैप्लॉइड थी क्योंकि ये किससे बनी थी? आपको याद हो,
ये जो एग सेल है ये आपकी उससे बनी थी, किससे? मियोसिस से। और जो भी मियोसिस से बनती है वो क्या होती है? हैप्लॉइड। ठीक है। अब एक तो जनरेटिव सेल आकर के इसके साथ फ्यूज करेगी, इसको डिप्लॉइड बना देगी और क्या बनाएगी? जाइगोट बनाएगी। द अदर मेल गेमीट, और जो दूसरी वाली जो मेल गेमीट है, जो सेल है, जनरेटिव सेल है, मूव टुवर्ड्स द टू पोलर न्यूक्लियाई। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था ना जिसमें यहां पे 3 एंटीपोडल सेल्स, यहां पे 2 साइनर्जिड्स, यहां पे एक एग सेल और ये फिलीफॉर्म एपरेटस, ऐसे करके होता था ना। ये आपकी एंटीपोडल सेल्स हो जाती थी और यहां पे होती थी 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो कह रहा है एक तो एग सेल से जाकर के मिल जाएगा साइनर्जिड के थ्रू एंटर करके, और दूसरा भी यहीं से एंटर करके पोलर न्यूक्लियाई के साथ में मिल जाएगा। वही कह रहा है कि अदर वाला जो गेमीट होगा वो आपको दो पोलन दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में मिल जाएगा। इसको मार्क कर लीजिए कि एक किसके साथ में हो रहा है और एक किसके साथ में हो रहा है। ठीक है। इन द सेंट्रल सेल एंड फ्यूजेस विद द, इसको पूरे को सेंट्रल सेल ही तो बोलते थे। ये जितना भी ये चीज जितनी भी होती थी इसको सेंट्रल सेल ही तो बोलते थे, जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते थे आपके। तो आगे क्या कहता है, आगे की देख लेते हैं। फ्यूजेस विद दैम टू प्रोड्यूस द ट्रिप्लॉइड। अब यहां पे ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर क्यों बोला हुआ है? क्योंकि 2 सेल तो पहले से ही पोलर न्यूक्लियाई की हैं, 2 न्यूक्लियाई तो पहले से ही पोलर हैं, 2 तो पोलर न्यूक्लियाई हो गए, और एक आ गया आपका मेल गैमीट। तो टोटल कितना हो गया? 3। ठीक है। और ये मिलकर के बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको आप PEN भी कहते हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है PEN। ठीक है। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, यहां देख लीजिए आप, ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल है क्योंकि इस पूरी सेल को नाम दे दिया गया है। ये आपका प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस हो गया क्योंकि इसमें आकर के एक मेल गैमीट फ्यूज कर गया। यहां पर एंटीपोडल सेल्स हैं और ये आपकी साइनर्जिड्स वाली कंडीशन हो गई जहां पे जाइगोट बना है। ठीक है। As this involves the fusion of 3 haploid nuclei, it is termed as triple fusion। भाई 3 सेल आकर के आपस में क्या हो रही हैं? फ्यूज हो रही हैं, इसलिए इन्होंने इसको ट्रिपल फ्यूजन बोला है। मार्क दिस स्टेटमेंट, ये भी एक कंडीशन है, ट्रिपल फ्यूजन भी एक कंडीशन है जो सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाई जाएगी। सिंस 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन्स, सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन दोनों हो रहे हैं ना, टेक्स प्लेस इन द एम्ब्रियो सैक, द फिनोमिनन इज टर्म्ड डबल फर्टिलाइजेशन। इसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये एक प्रोसेस है जो आपको समझने की जरूरत है। इसमें एज इट इज लाइन बाय लाइन तो क्वेश्चन आना काफी मुश्किल हो जाता है एग्जाम में, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, लेकिन ये एक प्रोसेस है जो आपको समझनी जरूरी है। अगर आप CBSE के बेस देखेंगे तो ये आपको प्रोसेस में भी एक क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकती है। 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब द डबल फर्टिलाइजेशन, है ना। तो उसके हिसाब से आपको चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सोचूं तो यहां से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादातर नहीं आए हैं, बहुत ही रेयरेस्ट 1-2 कोई क्वेश्चन आया होगा, नहीं तो यहां से इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता। बस एक चीज बनती है, अगर बनती भी है तो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है एंजियोस्पर्म का वो ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन है, सिर्फ इनमें होता है, सिनगेमी सब में होती है। एन इवेंट यूनिक टू द फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए अभी आपको इतनी देर से मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं और यहां पे इन्होंने एक छोटे से तरीके में कह दिया कि फ्लावरिंग प्लांट्स। आपको पता है फ्लावरिंग प्लांट्स ही तो होते हैं भाई, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म कौन से होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स ही होते हैं। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। जो सेंट्रल सेल है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाएगी, जो आपको दिखाया था ये रहा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, आपको पहले ही बता चुके हैं। एंड डेवलप्स इनटू द एंडोस्पर्म व्हाइल द जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो। ये देखिए ये रहा जाइगोट, और जाइगोट आगे चल के क्या बन गया? एम्ब्रियो।
यहां से ये जायगोट उठाया है, ये वाला जायगोट यहां आया, यहां आया और ये यहां आया। ठीक है, ये सब कुछ बस आपको समझाने के लिए था। तो यहां पे आपको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस करने की जरूरत नहीं है, बट प्रोसेस को समझना काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या, तो उसके स्ट्रक्चर इवेंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहली क्लास में प्री फर्टिलाइजेशन के पढ़े थे, फिर बीच में हम फर्टिलाइजेशन यानी कि पॉलिनेशन को कवर कर रहे थे। अब हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को कवर करेंगे। फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में इवेंट्स ऑफ द एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, maturation of ovules into seeds and ovary into fruits are collectively termed post fertilization events. यहां पे भी कुछ इंपॉर्टेंट है, बताता हूं क्या। देखो, इन्होंने साफ साफ ये चीज बोली है कि मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड्स, क्या चीज किस चीज में मैच्योर हो रही है, ओव्यूल आगे जाके क्या बनने वाला है, तो ओव्यूल आगे जाके सीड बनने वाला है और ओवरी आगे जाके फ्रूट में कन्वर्ट होने वाली है। इसमें फ्रूट में कन्वर्ट होने वाली है। आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और इसी के ट्रांसफॉर्मेशन को हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का नाम दे देते हैं। इनको मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। एंडोस्पर्म पर आते हैं। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड्स embryo development. Why? The primary endosperm cell divides repeatedly and form a triploid endosperm tissue. आपको पता है ट्रिपल फ्यूजन हुआ है तो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनेगा ही बनेगा। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड करती रहेगी रिपीटेडली, तो वो सेल से टिश्यू बन जाएगा। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद, मार्क दिस स्टेटमेंट, एंडोस्पर्म की सेल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, तो ये जो टिश्यूज हैं, इसकी जो सेल्स हैं वो रिजर्व फूड मटेरियल से भरी रहती हैं। यानी कि अगर आप एंजियोस्पर्म का रिजर्व फूड मटेरियल की बात करेंगे तो वो एंडोस्पर्म ही है। एंड आर यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो, और ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, द पेन अंडरगोज successive nuclear division to give rise to free nuclei। ठीक है, काफी ज्यादा कॉमन टाइप्स में ऐसा होता है कि जो PEN होता है यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है उसकी न्यूक्लियर डिविजन्स होती हैं और वो एक फ्री न्यूक्लियाई बना देता है। मोस्ट कॉमन टाइप में बोला इन्होंने, काफी ज्यादा में। ठीक है, दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड, और इसी को कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अगर फ्री न्यूक्लियर बन गया तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, ये वाली कंडीशन ज्यादा ध्यान रखने की आपको जरूरत नहीं है, बस ये स्टेटमेंट ध्यान रखिए कि फ्री न्यूक्लियाई अगर बना है तो उस कंडीशन को फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहेंगे। सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स एंड द एंडोस्पर्म बिकम्स सेल्यूलर। उसके बाद में क्या होगा कि सब्सिक्वेंट सेल वॉल फॉर्मेशन होगा, उसके बाद सेल वॉल फॉर्मेशन होगा और वो सेल्यूलर बन जाएगा स्ट्रक्चर। The number of free nuclei formed before cellularization varies greatly. इनका नंबर वेरी भी करता है। The coconut water from tender coconut that you are familiar with is nothing but free nuclear endosperm. एग्जाम्पल है, ध्यान रखेंगे, मार्क करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कोकोनट के अंदर, कोकोनट वाटर जो होता है टेंडर कोकोनट के अंदर, जो कोकोनट वाटर जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, तो वो एक्चुअल में नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही होता है। क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही होता है, मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई उसमें पड़े रहते हैं। बताया था ना, सब्सिक्वेंट सेल वॉल फॉर्मेशन होगा, उससे पहले क्या होगा? फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होंगे, सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होंगे, यहां पे लिखा हुआ था, तभी तो इसमें इतने ज्यादा न्यूक्लियाई मिल गए हमें। ठीक है, एंड सराउंडिंग व्हाइट कर्नल, और वो जो व्हाइट कर्नल है वो क्या है? सेल्यूलर एंडोस्पर्म है, जिसका सेल वॉल फॉर्मेशन हो चुका है। नारियल पानी पिया है ना,
उसी के अंदर जो व्हाइट व्हाइट सा आपको देखने को मिलता है ये नारियल है ना, इसको ऐसे काट रखा है। और उसके बाद में ये जो आपको व्हाइट व्हाइट देखने को मिल रहा है ये क्या है? तो ये जो आपको व्हाइट व्हाइट देखने को मिल रहा है यही तो इसका क्या है? सेल्यूलर एंडोस्पर्म है। और जो इसके अंदर ये जो पानी टाइप पड़ा हुआ है ये क्या है, जिसको आप पीते हो? हाँ, वही है आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म मे बी आइदर कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द एम्ब्रियो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी टाइम यहां से क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। प्रीवियस ईयर में ये PYQ वाला क्वेश्चन हो गया। काफी टाइम ये क्वेश्चन आ चुका है कि इसके एग्जाम्पल बेस्ड ये क्वेश्चन आता है जो कंप्लीटली कंज्यूम कर लेगा उसको बोले, उसके एग्जाम्पल्स हैं पी, ग्राउंडनट और बीन्स। डायरेक्ट एग्जाम्पल्स आते हैं, कंफ्यूजन होती ही होती है। बिफोर सीड मेचुरेशन और इट मे persist इन द मेच्योर सीड। एग्जाम्पल कैस्टर एंड कोकोनट। और इट मे persist, दूसरे के एग्जाम्पल क्या है? कैस्टर और कोकोनट। एंड कैन बी यूज्ड अप ड्यूरिंग द सीड जनरेशन, और वो बाद में यूज अप हो। पहले कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाए या बाद में कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो, इन दोनों के बीच में इन्होंने एक में 3 एग्जांपल्स दे रखे हैं जिसमें कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा पी, ग्राउंडनट और बीन्स, और जिसमें कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होगा वो कैस्टर और कोकोनट है। ठीक है। स्प्लिट ओपन सम सीड्स ऑफ कैस्टर, पीस, बीन्स, groundnut, fruits of coconut and look for the endosperm in each case. Find out whether the endosperm is persistent in cereals, wheat, rice and maize. ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब आते हैं एम्ब्रियो पर, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अब एम्ब्रियो पर। Embryo develops at the microphylar end of the embryo sac where the zygote is situated। जहां पे zygote situated होगा उसी microphylar end पे आपका embryo आपको देखने को मिलेगा। Most zygotes divide only after certain amount of endosperm is formed। जैसे कि मैंने बताया कि जो अब embryo है, जो zygote है, वो nourishment लेगा, है ना। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो नरिशमेंट लेगा एंडोस्पर्म से। तो कह रहा है कि एंडोस्पर्म से, जाइगोट से एम्ब्रियो तभी बनना शुरू होगा जब थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म बन चुका होगा, तभी वो जाइगोट डिवाइड होना शुरू होगा। दिस एन एडेप्टेशन, ये एक एडेप्टेशन है टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इस स्टेटमेंट को मार्क कर लीजिए क्योंकि ये सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट में आ सकती है, आई भी है एक बार। दो द सीड्स डिफर ग्रेटली, the early stages of embryo development embryogeny are similar in both monocots and dicots। अब आपने देखा कि अर्ली स्टेजेस जो हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, जो अर्ली स्टेजेस हैं, जब आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि मोनोकोट और डाइकोट में कुछ ज्यादा अंतर है नहीं, दोनों सेम तरीके से करते हैं। जहां तक अभी तक हमने बोला वो दोनों सेम तरीके से होते हैं। ठीक है। आप चाहे तो इसको फर्दर भी बता सकते हैं, कैसे? डिपिक्ट्स द स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियोजेनी इन द डाइकोट एम्ब्रियो। The zygote gives rise to the pro-embryo and subsequently to the, ये वाली चीज यहां पे जो लाइन बाय लाइन इन्होंने वर्ड बाय वर्ड जिस चीज का मेंशन किया हुआ है उसको नहीं छोड़ना है क्योंकि ये PYQ में भी आ चुका है। पहले क्या बनता है, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, यहां लिख देते हैं पहले प्रो एम्ब्रियो। ठीक, पहले क्या बनेगा? पहले बनेगा प्रो एम्ब्रियो, उसके बाद में ग्लोब्यूलर, अभी आपको स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे, उसके बाद में हार्ट शेप्ड, एंड देन उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो आपको मिलेगा। हमारी एनसीईआरटी में जो दे रखा है वो डाइकोट का है, लेकिन ये भी कह रखा है कि डाइकोट मोनोकोट का सेम होता है। अब हमने कहां देखा था? ऑलरेडी देख चुके हैं। ये वाला जो है ये प्रो है, ठीक है, जो ए पार्ट है। ये वाला हमारा ग्लोबुलर है, ये आ गया हार्ट शेप्ड, और ये हो गया मैच्योर। देख लिए सारे? तो ये स्टेजेस है, स्टेजेस को नहीं भूलना है, ये स्टेजेस है। ठीक है।
A typical dicotyledons embryo consists of an embryonal axis and two cotyledon. नाम से ही पता चल रहा है कि डाइकॉट का मतलब क्या है, दो कोटाइल होंगे, दो कोटाइलेडन्स होंगे, ठीक है, और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा. द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ द कोटिलेडन इज कॉल्ड एपिकोटाइल. जो अबव द लेवल ऑफ कोटिलेडन होगा वो क्या होगा, एपिकोटाइल. जो टर्मिनेट हो जाएगा स्टैम में, स्टैम की टिप में, वो क्या होगा, प्लूम्यूल. तो एपिकोटाइल क्या है, जो अबव द एम्ब्रियोनल एक्सिस है, और प्लूम्यूल में वो टर्मिनेट हो जाता है, या फिर स्टैम की टिप भी कह सकते हैं. द सिलेंड्रिकल पोर्शन जो है, या फिर जो बिलो द लेवल ऑफ कोटिलेडन है, उसको क्या कहेंगे, हाइपोकोटाइल. ठीक है, जो टर्मिनेट होकर के आगे रूट टिप या रेडिकल बनाएगा, और इसी रूट टिप के ऊपर एक रूट कैप चढ़ जाएगी. आप क्लास 11th में ये चीज मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में इसमें से कुछ चीजें नहीं, सारी चीजें पढ़ के आए होंगे. रूट टिप क्या होती है, रेडिकल क्या होता है, रूट कैप कैसे लगता है, स्टेम की टिप कैसे बनती है, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, आपको सारी चीजें पता है. बट फिर भी मैंने आपको यहां पे बता दी हैं. इसको ध्यान से देखिए. ये आपका डायग्राम है. ये आपके दो कोटिलेडन्स दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला. तो ये दो कोटिलेडन दिखाई दे गए. ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, और इसके नीचे नीचे की जो चीज है वो आपकी हाइपोकोटाइल है. इसके ऊपर ऊपर की जो इतना पोर्शन है ये है एपिकोटाइल. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकोटिलेडन्स. अब वो मोनोकोटिलेडन्स की बात कर रहा है, ठीक है, मोनोकोटिलेडन्स की बात कर रहा है. possesses only one cotyledon. In grass family, the cotyledon is called the cutalum. और ग्रास फैमिली में उसी कोटिलेडन को, सिंगल कोटिलेडन होता है तो उसी को हम क्यूटेलम का नाम भी दे देते हैं. देखते हैं क्या होता है. दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइड, एक ही साइड, एक ही है, ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस. ठीक है, एट इट्स लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज द रेडिकल एंड रूट कैप एनक्लोज्ड इन एन अनडिफरेंशिएटेड शीथ, जिसको इन्होंने कॉलरेजा बोला है. अब मतलब इन्होंने एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ को एक नाम दिया है जहां पे रेडिकल या रूट कैप के टाइप होगा, उसको इन्होंने कॉलरेजा बोला है. द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द क्यूटेलम इज कॉल्ड द एपिकोटाइल. सेम, ऊपर वाला क्यूटेलम के लेवल, एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेवल के ऊपर वाला जो अटैचमेंट क्यूटेलम से होगा वो एपिकोटाइल है, और उसके नीचे वाला हाइपोकोटाइल होगा. एपिकोटाइल हैज अ शूट एपेक्स and a few leaf primordia enclosed in a hollow foliar structure, जिसको इन्होंने कॉलेप्टाइल बोला है. सर दिखा दीजिए, लो देख लो. ये एक साइड को उठ रहा है एम्ब्रियोनल एक्सिस से, तो ये क्यूटेलम हो गया. ऊपर वाली चीज कॉलेप्टाइल, जिसपे आपका शूट एपेक्स आ जाएगा, जिसको आप एपिकोटाइल भी कहते हैं. ठीक है, एपीब्लास्ट मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट. रूट रेडिकल और रूट कैप रेडिकल और कॉलराइजा, ये हाइपोकोटाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, ये क्या होते हैं, हाइपोकोटाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं. समझ में आया. अब यहां पे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल, कुछ आपको छोटा सा एक प्रैक्टिकल करने को दे रखा है. नीड नहीं है बिल्कुल भी करने की, कैसे भी करने की नीड नहीं है. फिर भी अगर कुछ दिक्कत ज्यादा है आपको तो आप कर सकते हैं. अगर आपके पास में टाइम बहुत ज्यादा है तो आप इस चीज को कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो आपके पास में इतना टाइम नहीं होना चाहिए. अदर सब्जेक्ट भी तो है ना, सिर्फ बायोलॉजी थोड़ी है. ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं. बाकी अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप उसको दोबारा वीडियो को पॉज करके या बैक करके देखेंगे. अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपको ये टॉपिक या ये लाइन या फिर ये चीज समझ में नहीं आई है. उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे. अदर देन दिस भी अगर इसी चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. हम उनका भी सॉल्यूशन आपको
अलग सेपरेट वीडियो में, एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए अब इसको पढ़ के देखिए और कैसा लगता है बताइए। थैंक यू।